Hello everyone, most welcome to Sleepy Classes platform. I am Sonpriya, your history faculty. आज हम रिवाइज करेंगे एंशिएंट एंड मिडाइवल इंडियन हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को. बट रेदर देन रिवाइजिंग द टर्म्स इन अ वेरी बोरिंग मैनर, हम यहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फॉर्मेट को फॉलो कर रहे हैं. तो दिस इज पार्ट 2. पार्ट 1 ऑलरेडी हो चुका है. अगर आपने मिस किया है तो 2 मिनट सीरीज की प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं. तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यूपीएससी जो वेरियस एग्जाम्स कंडक्ट करवाता है जैसे कि सीडीएस, सीएपीएफ एंड वेरियस अदर एग्जाम्स, वहां पे उन्होंने जो टर्म्स पूछे हैं हम उन टर्म्स को तो डिटेल में देख ही रहे हैं, बल्कि उसी के साथ साथ में जो क्वेश्चन के ऑप्शन में टर्म्स दिए गए हैं हम उन्हें भी डिटेल में एक्सप्लोर कर रहे हैं. तो लेट्स बिगिन द सेशन. बाकी आपका काम क्या रहेगा, जैसे ही क्वेश्चन स्क्रीन पे फ्लैश होगा आपको उसको स्टडी करना है एंड कमेंट सेक्शन में उसका आंसर साथ ही साथ में करते जाना है. फिर हम उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे. चलिए, तो आप यहां पर देखेंगे कि आज का फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है. CDS 2022 से लिया गया है एंड द क्वेश्चन रीड्स विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स वर यूज्ड इन द इंडो-पर्शियन सोर्सेस ऑफ द मुगल पीरियड टू डिनोट अ पेजेंट. यानी कि मुगल पीरियड के इंडो-पर्शियन सोर्सेस में पेजेंट, कल्टीवेटर या किसान को डिनोट करने के लिए इनमें से किन टर्म्स का इस्तेमाल किया गया है. क्या क्या टर्म्स हैं? रैयत, असामी, मुजारियन, मजदूर. आपके पास में यहाँ पे 4 ऑप्शंस हैं A, B, C, D. आप करेक्ट आंसर जो है वो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिए एंड देन हम इसको डिटेल में देखते हैं. तो आप यहां पे देखेंगे कि अगर मुगल पीरियड के इंडो पर्शियन सोर्सेस को आप रेफर करें तो आपको पेजेंट, किसान या कल्टीवेटर के लिए वेरियस टर्म्स देखने के लिए मिलते हैं. रैयत, या जिसको रैयत भी लिखा जाता है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है किसान, कल्टीवेटर या फिर पेजेंट. तो ये आप अच्छे से ध्यान रखिएगा, यहीं से रैयत वाली सिस्टम भी आया है, राइट? असामी और मुजारियन जो हैं, ये टर्म्स भी आप देखेंगे कि कल्टीवेटर के लिए इस्तेमाल किए जाते थे. इनमें से अगर हम मुजारियन की बात करें तो इट वाज स्पेसिफिकली यूज्ड फॉर टेनेंट कल्टीवेटर्स. अब टेनेंट कल्टीवेटर का मतलब क्या हुआ? टेनेंट कल्टीवेटर का मतलब हुआ कि वो कल्टीवेटर जो किसी और के लैंड को लीज पर लेकर के यहां पर खेती किया करता था एंड ऑब्वियसली जिसका लैंड वो लीज पे लेता था उसको वो पे करता था, रेंट दिया जाता था. ठीक है. अगर हम मजूर शब्द को देखें तो इसका मतलब क्या होता है? लेबर, है ना, या मजदूर. मजदूर, तो मजदूर है ना, मजदूर या लेबर. तो इट वॉज नॉट यूज्ड फॉर रैयत. तो आप देख सकते हैं 1, 2 एंड 3, दिस मेक्स C एज आर आंसर. बाकी आप वीडियो को पॉज करके यहां पर पढ़ सकते हैं या स्लीपी क्लासेस के टेलीग्राम चैनल से कल शाम तक आप इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं. सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं आज का. अगेन इट इज फ्रॉम CDS 2022 एंड पार्ट 2 से है. व्हाट वर मणिग्रामम एंड नाना देसी इन द अर्ली मिडीवियल इंडिया. सो मणिग्रामम एंड नाना देसी, ये जो टर्म्स हैं ये अर्ली मिडीवियल पीरियड यानी कि आपका 800 से लेके 1200 CE तक का जो टाइम पीरियड है इसमें किसके लिए यूज किया जाता था? क्लस्टर ऑफ नॉन रेवेन्यू पेइंग विलेजेस, विलेज लेवल कम्युनिटी ग्रुप्स, गिल्ड्स ऑफ इंडियन मर्चेंट्स, लिटरेरी सोसाइटीज इन द कैपिटल टाउन्स. वीडियो को पॉज करके कमेंट सेक्शन में आंसर लिख दीजिए. काफी सरल सवाल है, काफी इजी क्वेश्चन है, डायरेक्टली आपकी NCERT से लिया गया है, सतीश चंद्रा से. सो आप देखेंगे कि मणिग्रामम एंड नाना देसी जो हैं दे वर बेसिकली ट्रेड गिल्ड्स और एसोसिएशंस. सो जो मर्चेंट्स होते थे या जो ट्रेडर्स थे ऑफ साउथ इंडिया, दे यूज्ड टू फॉर्म एसोसिएशंस और गिल्ड्स. और आप यहां पर देखेंगे कि इनके जो एसोसिएशंस और गिल्ड्स हैं इनके लिए टर्म यूज होता था मणिग्रामम या नाना देसी. सो मर्चेंट्स या ट्रेडर्स जो गिल्ड्स या एसोसिएशंस फॉर्म किया करते थे इनको सदर्न इंडिया में अर्ली मिडाइवल पीरियड में मणिग्रामम या नाना देसी कहा जाता था. अब सवाल ये उठता है कि मणिग्रामम और नाना देसी में क्या डिफरेंस है? तो नाना देसी, नाना मीन्स क्या होता है? डिफरेंट, एंड देसी मीन्स क्या होता है? रीजन. यानी कि ऐसे है ना, ऐसे मर्चेंट्स जो डिफरेंट कंट्रीज से आते थे. फॉर एग्जाम्पल आपके वेस्ट एशिया से, साउथ ईस्ट एशिया से,
तो मान लीजिए अगर हम वेस्ट एशिया की बात करें तो आपके ज्यूज हैं, मुस्लिम्स हैं, राइट, क्रिश्चियंस हैं, आपके पारसी या पर्शियन हैं। ये जो ट्रेडर्स बाहर से आकर हमारे कोस्टल टाउन्स में सेटल हो गए थे, इनके द्वारा अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए जो एसोसिएशंस फॉर्म किए जाते थे उन्हें हम कहते थे नाना देसी, एज फार एज द अर्ली मिडीवियल पीरियड ऑफ सदर्न इंडिया इज कंसर्न्ड। वहीं पे अगर हम मणि ग्रामम की बात करें, सो मणि मीन्स क्या होता है, ज्वेल, एंड ग्रामम मीन्स ग्राम या आपका गांव, यानी कि ऐसे लोग जो गांव का ज्वेल है, हु आर वेरी प्रेशियस। यानी कि आप यहां पे देखेंगे कि जो लोकल मर्चेंट्स हैं, साउथ इंडिया के ट्रेडर्स हैं, वो जो एसोसिएशंस फॉर्म किया करते थे उनके एसोसिएशन को मणिग्रामम कहा जाता था। और आप देखेंगे कि ये जो मणिग्रामम और नाना देसी हैं, ये जो ट्रेडिंग एसोसिएशंस हैं, दे यूज्ड टू प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल एज फार एज द ट्रेड एंड कॉमर्स इज कंसर्न्ड, द इकोनॉमी ऑफ अर्ली मिडीवियल पीरियड ऑफ साउथ इंडिया इज कंसर्न्ड। आपको एक और टर्म देखने के लिए मिलेगा। नाना देसी के अलावा अंजो वन्नमत्तार जो है, ये भी यूज किया जाता था फॉर द trading associations or merchant guilds of the foreign merchants who had settled down in the coastal towns of South India, and they used to carry out trade with West Asia, Southeast Asia, China, Sri Lanka, etc. हम आगे बढ़ेंगे और कुछ ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, टर्म्स को देखेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा आपके लिए इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। अगर आप यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 को टारगेट कर रहे हैं और आपको लगता है कि आपको हेल्पिंग हैंड या सपोर्ट की जरूरत है, आप हमारे प्रीलिम्स क्रैश कोर्स से जुड़ सकते हैं। हमारे बैचेस लाइव हैं और आप देखेंगे कि लाइव बैच का आपको पोस्ट लाइव भी एक्सेस होता है। आपको यहाँ पे पीडीएफ, पीपीटीज प्रोवाइड की जाती हैं, कॉम्प्रिहेंसिव करंट अफेयर्स का कवरेज, मेंटोरशिप फैसिलिटीज हैं विद फैकल्टी एज वेल एज योर सिलेक्टेड कैंडिडेट्स, 7 फुल लेंथ टेस्ट, स्पेशल सेशंस ऑन इकोनॉमिक सर्वे, बजट, सीसेट एंड मैप्स। आप कभी भी अपना डाउट पूछ सकते हैं एंड दिस इज एट अ वेरी नॉमिनल प्राइस ऑफ 7,999। फर्दर डिस्काउंट्स के लिए आप टोल फ्री नंबर 1800890343 या sleepy.classes@gmail.com पर लिख के हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका CDS 2023 पेपर 1 से लिया गया है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ 18th सेंचुरी इंडिया व्हाट वाज दस्तक। तो 18th सेंचुरी इंडिया यानी कि 18वीं सदी के भारत में दस्तक का मतलब क्या है? सिग्नेचर, लैंड डॉक्यूमेंट, ट्रेड परमिट या टैक्स ऑन टेक्सटाइल्स। डू मेंशन योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन, आई विल गो थ्रू इट फॉर श्योर। हम यहां पर देख सकते हैं कि दस्तक जो है इसका मतलब होता था ट्रेड परमिट या फिर ट्रेड पास। आप यहां पे देखेंगे कि ये दस्तक या ट्रेड परमिट या ट्रेड पास सिस्टम जो है ये मुगल्स के द्वारा स्टार्ट किया गया। द मुगल्स स्टार्टेड दिस एंड जिसके पास में भी ट्रेड परमिट या पास होता था, आप देखेंगे कि उसे कस्टम्स ड्यूटी पे नहीं करनी पड़ती थी। ही और शी वाज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेइंग द कस्टम्स ड्यूटी। दस्तक का 18th सेंचुरी में हमें रेफरेंस कब मिलता है? जब हम सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में टेंशंस के बारे में पढ़ते हैं। बंगाल के जो नवाब हैं, बी इट सिराजुद्दौला एंड लेटर ऑन मीर कासिम एंड ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में जब हम टेंशंस के बारे में पढ़ते हैं, जब हम बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर के बारे में पढ़ते हैं। दरअसल आप यहां पे देखेंगे कि 1717 में वाया दी रॉयल फरमान उस टाइम पर जो मुगल एम्परर हैं फारूक सियार, उनके द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में ट्रेड करने के लिए स्पेशल राइट्स या प्रिविलेजेस दिए गए कि ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में अपने ट्रेड को कैरी आउट कर सकती है विदाउट पेइंग एनी कस्टम्स ड्यूटी, एंड ईस्ट इंडिया कंपनी वाज गिवन द राइट टू इशू दस्तक और पासेस फॉर इट्स ओन ट्रेड। बट आप यहां पे क्या देखेंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो सर्वेंट्स हैं वो इसका मिसयूज किया करते थे। अपने प्राइवेट ट्रेड के लिए भी दस्तक या जो स्पेशल पासेस है उसका इस्तेमाल करते थे एंड कस्टम्स ड्यूटी पे नहीं करते थे। नॉट ओनली दिस, वो यहाँ पे जो लोकल मर्चेंट्स हैं जो ईस्ट इंडिया कंपनी के दोस्त हुआ करते थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के क्लोज वंस थे, उनको भी ये ट्रेड पासेस इशू कर देते थे और इससे ये जो लोकल मर्चेंट्स हैं
ये भी कस्टम्स ड्यूटी पे नहीं करते थे, दे यूज्ड टू इवेड कस्टम्स ड्यूटी। और इससे क्या होता था, आप देखेंगे कि जो बंगाल के नवाब हैं उनको रेवेन्यू लॉसेस हो रहे थे। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि दस्तक का ये जो इशू है, ट्रेड परमिट, ट्रेड पास, बिकॉज इट वाज कॉजिंग रेवेन्यू लॉस टू दी नवाब्स ऑफ बंगाल, इट वाज अ सोर्स ऑफ टेंशन, इट वाज अ सोर्स ऑफ टेंशन बिटवीन द नवाब ऑफ बंगाल एंड ईस्ट इंडिया कंपनी। तो आप यहां देखेंगे दस्तक का मीन्स होता है ट्रेड परमिट या ट्रेड पास। जिस किसी के पास में भी ये ट्रेड परमिट या पास होगा उसको कोई कस्टम्स ड्यूटी एडिशनल पे नहीं करनी पड़ती थी, कोई भी है ना लेवी पे नहीं करना पड़ता था। ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में ये राइट्स दिए गए थे वाया द रॉयल फरमान ऑफ 1717 बाय फारूक सीआर। बट कंपनी इसका मिसयूज करती थी, कंपनी के सर्वेंट्स इसको प्राइवेट ट्रेड के लिए भी यूज किया करते थे और इंडियन मर्चेंट्स को भी इसे एक्सटेंड करते थे, जिसके वजह से दस्तक और द ट्रेड परमिट एंड द पासेस बिकेम अ सोर्स ऑफ टेंशन बिटवीन द नवाब्स ऑफ बंगाल एंड ईस्ट इंडिया कंपनी, लीडिंग टू बैटल ऑफ प्लासी फर्स्ट एंड लेटर ऑन इन मीर कासिम्स टाइम पीरियड द बैटल ऑफ बक्सर। तो आप यहां पढ़ सकते हैं, बाकी टेलीग्राम पे पीडीएफ डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा। Which one of the following was primarily associated with the दादनी सिस्टम? तो यहां पर बेसिकली दादनी सिस्टम की बात हो रही है। CDS 2023 पेपर 1, टेक्सटाइल प्रोडक्शन, वॉरफेयर, पेमेंट टू ऑफिशियल्स, रेवेन्यू कलेक्शन। सो टेक्सटाइल प्रोडक्शन, वॉरफेयर, पेमेंट टू ऑफिशियल्स, रेवेन्यू कलेक्शन, इनमें से क्या है जो कि प्राइमरीली मुख्यतः दादनी सिस्टम से जुड़ा हुआ है? तो आपका यहां पर आंसर जो है वो है ए, टेक्सटाइल प्रोडक्शन। दादनी सिस्टम क्या था? तो आप यहां पे देखेंगे कि मर्चेंट्स एंड ट्रेडर्स हैं। ये मर्चेंट्स एंड ट्रेडर्स जो है ये क्या किया करते थे, जो वीवर्स होते थे, जो आपके आर्टिसंस होते थे, इन्हें एडवांस पेमेंट दिया करते थे। इस एडवांस पेमेंट का इस्तेमाल ये जो वीवर्स और आर्टिसंस हैं ये बेसिकली रॉ मटेरियल के परचेस के लिए किया करते थे, और जो ड्यूरेशन है जिसमें ये फाइनल गुड्स प्रिपेयर कर रहे हैं उस समय अपने घर का खर्चा चलाने के लिए किया करते थे, है ना। और इस तरीके से फिनिश्ड गुड्स जो हैं वो प्रिपेयर करके मर्चेंट्स और ट्रेडर्स तक पहुंचा दिए जाते थे, और उसके बाद में जो बकाया पेमेंट है, जो रिमेनिंग पेमेंट है, वो भी वीवर्स एंड जो आर्टिशंस हैं उन्हें पे कर दिया जाता था। तो आप यहां पर क्या देखेंगे, दादनी सिस्टम में जब मर्चेंट या ट्रेडर अपना ऑर्डर प्लेस किया करता था वीवर्स या जो आर्टिसंस हैं उनके साथ में, तभी जो भी फाइनल पेमेंट है उसका एक सब्सटेंशियल अमाउंट एडवांस पेमेंट के रूप में पे कर दिया करता था। इससे क्या होता था, ये वीवर्स और आर्टिशंस जो है ये रॉ मटेरियल्स इजीली परचेस कर पाते थे, टाइमली जिस क्वालिटी का प्रोडक्ट चाहिए, जिस क्वांटिटी में प्रोडक्ट चाहिए मर्चेंट और ट्रेडर को, उसको प्रिपेयर करके मर्चेंट और ट्रेडर तक पहुंचा पाते थे। यानी कि आप देखेंगे दादनी सिस्टम जो है इट वॉज एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ ट्रेड फैसिलिटेशन। एक बार जब वीवर फाइनल प्रोडक्ट मर्चेंट या ट्रेडर को दे दिया करता था, तब उसका जो बकाया पेमेंट है, रिमेनिंग पेमेंट है, वो उसे दे दिया जाता था। प्राइमरीली दिस वाज यूज्ड फॉर टेक्सटाइल प्रोडक्शन, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द कॉटन क्लोथ्स। सो आप यहां देख सकते हैं दादनी सिस्टम बेसिकली एडवांस पेमेंट का सिस्टम है एंड इट वाज प्राइमरीली एसोसिएटेड विद टेक्सटाइल प्रोडक्शन। ये वॉरफेयर या पेमेंट टू ऑफिशियल या रेवेन्यू कलेक्शन से नहीं जुड़ा हुआ है। इट वाज additional payment that was made to the weavers and the artisans by the merchants and the traders while placing their orders, so that the weavers and the artisans could utilize this payment for purchasing the raw materials and fulfilling their basic needs. And this used to ensure that quality products in the required quantity were supplied to the merchants and the traders in a very timely manner, thus facilitating the trade. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सीडीएस 2023 के पेपर 2 से लिया गया है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ टर्म्स एंड देयर मीनिंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? नगरम कन्नी, लैंड ओन्ड बाय दी नगरम, नट्टार, मेल सर्पेंट देती, यूपा, सेक्रिफिशियल पोस्ट, वेरगल,
हीरो स्टोन इन द तमिलनाडु एरिया। तो आप यहां पर देखेंगे कि यहां पर आपको कई सारे टर्म्स मिल रहे हैं जो कि आपके संगम एज से, चोला पीरियड से, वैदिक पीरियड से लिए गए हैं। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा पेयर करेक्टली मैच्ड नहीं है। क्या नगरम कन्नी वॉज द लैंड विच वॉज ओन्ड बाय नगरम, नट्टार वॉज मेल सर्पेंट डेटी, यूपा सेक्रिफिशियल पोस्ट या पिलर हुआ करता था, वीरगल हीरो स्टोन हुआ करते थे तमिलनाडु एरिया में। तो आप यहां पर देखेंगे कि जब हम संगम एरा की बात करते हैं, दैट इज द पीरियड बिटवीन 300 BCE टू 300 CE इन केस ऑफ साउथ इंडिया और इन केस ऑफ डीप साउथ, तो हम यहां पर वीरगल या नडुगल या नटुकल और नडुगल वर्शिप के बारे में पढ़ते हैं। तो बेसिकली क्या किया जाता था, जो वॉर में हीरोज अपनी लाइफ सेक्रीफाइस करते थे, इन ऑर्डर टू कॉमेमोरेट देयर सेक्रीफाइस, इस तरीके के वर्टिकल सिंबॉलिक स्टोन्स जो हैं उन्हें इरेक्ट किया जाता था और उनकी पूजा की जाती थी। तो बेसिकली ये जो स्टोन है, वर्टिकल स्टोन, जिनको वीरगल या नडुगल या नटुकल कहा जाता था, दे यूज टू रिमाइंड पीपल ऑफ द सेक्रीफाइसेस ऑफ देयर हीरोज, है ना। तो आपको पता है कि संगम जो पोएम्स हैं, संगम लिटरेचर जो है, उसमें जो मेन थीम्स है वो है आपका अहम, दैट इज लव, एंड पुरम, दैट इज वॉर। सो यहाँ पे काफी ज्यादा आपको वॉर के बारे में, वॉर एथिक्स के बारे में जानने के लिए मिलता है। वॉर हीरोज की वर्शिप जो है वो भी आपको यहाँ पर देखने मिलती है। तो वीरगल वॉज हीरो स्टोन फॉर श्योर। अगर हम यूपा की बात करें तो ये भी सही है। आप देखोगे कि आपके वैदिक पीरियड में जो पिलर या पोस्ट है जिससे एनिमल जो कि बेसिकली सेक्रीफाइस के लिए लाया जाता था, उसे टाई किया जाता था, उस पिलर या पोस्ट को यूपा कहते थे। तो वैदिक सेक्रीफाइसेस में जिस एनिमल का सेक्रीफाइस होना होता था उससे एक पिलर या पोस्ट से टाई किया जाता था, जिसको यूपा कहते थे। नट्टार की अगर हम बात करें तो आप यहां पे थोड़ा सा चोला पीरियड का जो प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन है उसे देखिए। तो आप देखेंगे कि चोला पीरियड में जो प्रोविंसेस हैं उन्हें कहा जाता था मंडलम। उसके नीचे आपको वलनाडु या कोट्टम मिलेगा जो कि डिस्ट्रिक्ट का पैरेलल है। इसके अलावा आपको यहाँ पे सब डिस्ट्रिक्ट यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन नाडु मिलेगी। और आप देखेंगे कि नाडु में जो जो नाडु में है ना, सब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो काउंसिल हुआ करती थी उसे नट्टार कहा जाता था। तो नट्टार बेसिकली एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल है एट दी सब डिस्ट्रिक्ट लेवल रेदर देन मेल सर्पेंट डेटी। तो आप यहां पे देख सकते हैं पेयर बी जो है वो इनकरेक्टली मैच्ड है, हमें अपना आंसर मिल गया है। एंड अगर हम नगरम कन्नी की बात करें तो आप देखेंगे कि नगरम मीन्स होता है सिटी और योर अर्बन सेटलमेंट, एंड द लैंड ओन्ड बाय दी अर्बन क्लास वॉज नोन एज नगरम कन्नी। सो ये बिल्कुल सही है। तो बी ऑप्शन शुड बी योर आंसर, क्योंकि हमसे पूछा है नॉट करेक्टली मैच्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अकॉर्डिंग टू द तमिल संगम टेक्स्ट हु अमंग द फॉलोइंग वर लार्ज लैंड ओनर्स। तो आप देख सकते हैं एज फार एज द हिस्ट्री ऑफ सदर्न इंडिया इज कंसर्न, मोस्टली जो क्वेश्चंस हैं इन दी टर्म्स फॉर्मेट वो आपके या तो संगम एरा से हैं या चोला पीरियड से लिए गए हैं। तो यहां देखिएगा गहपति, अडिमाई, उजावर या वेल्लालार, इनमें से किस शब्द का इस्तेमाल होता था फॉर रेफरिंग दी लार्ज लैंड ओनर्स और दी रिच पेजेंट्स ड्यूरिंग दी संगम पीरियड। तो आप यहां पे देखेंगे कि संगम पीरियड में जो रिच पेजेंट्स हैं या जो लार्ज लैंड ओनर्स हैं, बिग लैंडलॉर्ड्स हैं, उनको कहा जाता था वेल्लालार्स। और ये वेल्लालार्स जो हैं ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते रहे, नॉट ओनली ड्यूरिंग द संगम पीरियड बट इनफैक्ट ड्यूरिंग द इंपीरियल चोलास। और आप यहां पे देखेंगे कि इंपीरियल चोलास जो हैं ये बेसिकली आपके जो वेल्लालार्स हैं, है ना, ये आपके जो वेल्लालार्स हैं, रिच पेजेंट्स, वेल्लालार्स या वेल्लालार्स, द रिच पेजेंट्स, द लार्ज लैंड ओनर्स या बिग लैंडलॉर्ड्स हैं, उन्हें टाइटल्स जैसे कि मुवेन द वेलन, अ वेलान और अ पेजेंट सर्विंग द थ्री किंग्स, यानी कि इतना ज्यादा टैक्स पे करते हैं, अरे यार दैट इज चीफ, इन टाइटल्स से भी नवाजते थे। और आप देखोगे कि ये स्टेट के जो अफेयर्स हैं
एट द सेंटर उसमें एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया करते थे। तो रिच पेजेंट्स या लार्ज लैंड ओनर्स या जो बिग लैंडलॉर्ड्स हैं उनको रेफर करने के लिए संगम पीरियड में और उसके बाद भी वेल्लालास या वेल्लालार शब्द का इस्तेमाल होता था, या इनको मुवेंद वेलन या अरैयार भी कहा जाता था। एंड दे यूज्ड टू प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन एडमिनिस्ट्रेशन एज वेल एज द इकोनॉमी ड्यूरिंग द संगम एज वेल एज द इंपीरियल चोला पीरियड। गहपति शब्द की अगर हम बात करें तो आप देखेंगे दिस इज बेसिकली अ पाली टर्म, दिस इज अ पाली टर्म। एंड गहपति या जिसको संस्कृत में गृहपति कहा जाता है, आप देखेंगे इस शब्द है ना, इस शब्द का इस्तेमाल आपके सेकेंड अर्बनाइजेशन पीरियड या मौर्यन पीरियड में नॉर्दर्न इंडिया में रिच पेजेंट्स के लिए किया जाता था। रिच या जो लार्ज लैंडलॉर्ड्स हैं, लैंड ओनर्स हैं, उनके लिए किया जाता था। तो गहपति या गृहपति का मतलब तो होता है लार्ज लैंड ओनर, है ना, अ रिच पेजेंट ओनिंग लार्ज लैंड और कंट्रोलिंग ह्यूज अमाउंट ऑफ लैंड, or a head of the family controlling huge amount of land, but it was with reference to northern India, and this is a Pali term which was in usage during the second urbanization period and the Mauryan period. अगर हम अडिमाई शब्द की बात करें तो आप देखेंगे अडिमाई एंड कड़ाई सियार, ये जो टर्म है ये दोनों ही टर्म आपके इस्तेमाल होते थे फॉर दी एग्रीकल्चरल लैंडलेस लेबर। उजावर शब्द जो है आप देखेंगे, उजावर शब्द जो है ये आपका जो ऑर्डिनरी कल्टीवेटर है या पेजेंट है या रैयत है उसके लिए हुआ करता था। सो उजावर शब्द जो है ये ऑर्डिनरी कल्टीवेटर या पेजेंट के लिए साउथ इंडिया में यूज किया जाता था, बट उजावर्स वर नॉट बिग लैंडलॉर्ड्स और लार्ज लैंड ओनर्स और रिच पेजेंट्स। वेल्लालार इज द आंसर। सो गहपति या गृहपति इसका मतलब लार्ज लैंड ओनर होता है, बट इट वाज इन यूसेज इन नॉर्दर्न इंडिया ड्यूरिंग द सेकेंड अर्बनाइजेशन एंड द मौर्यन पीरियड। अडिमाई या कड़ाई सियार का मतलब होता है एग्रीकल्चरल लैंडलेस लेबर। उजावर ऑर्डिनरी कल्टीवेटर एंड वेल्लालार्स जो हैं या वेल्लालास जो हैं जिनको मुवेंद वेलन या अरैयार या चीफ कहा जाता था, ये आपके रिच पेजेंट्स लैंड ओनर्स होते थे इन केस ऑफ your Sangam era and later on during the imperial cholas also with respect to South India. ये आज का लास्ट क्वेश्चन है आपका। In respect to बलुतेदार्स which of the statement given below are correct? CDS 2023 पेपर 1। सो बलुतेदार जो है वो कौन होते थे और उनके रिस्पेक्ट में यहाँ पे दिए गए स्टेटमेंट्स में से कितने स्टेटमेंट्स या कौन कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं? They were village servants and artisans. They were employed by the individual peasant families. They existed in medieval Deccan and Maharashtra. आपके सामने 4 ऑप्शन से ABCD आंसर कर दीजिए। तो आप यहां पे देखेंगे कि मिडीवियल पीरियड में डेक्कन इंक्लूडिंग महाराष्ट्र, यहां पर बलूतेदार शब्द का इस्तेमाल हुआ करता था फॉर दी आर्टिसंस, for the village service providers और functionaries और servants जो कि बेसिकली धोबी का काम करेंगे, है ना, प्रीस्ट थे आपके धोबी का काम करते हैं, कॉबलर हैं या कोई जैसे पोर्टर हैं, है ना। तो आप यहाँ पे क्या देखेंगे कि ये जो विलेज सर्विस प्रोवाइडर्स हैं या फंक्शनरीज हैं या सर्वेंट्स हैं, आर्टिशंस हैं, इनके लिए बलुतेदार शब्द का इस्तेमाल होता था। आप यहां पर देखेंगे कि ये जो आर्टिशंस हैं, विलेज सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, फंक्शनरीज हैं, दे यूज टू प्रोवाइड वेरियस काइंड्स ऑफ सर्विसेज टू दी विलेज कम्युनिटी, एंड इन रिटर्न फॉर दिस सर्विसेज दे यूज टू गेट अ शेयर ऑफ द एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस फ्रॉम दी यजमान और दी सर्विस टेकर। और ये जो है ना, जो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस का शेयर इन आर्टिशंस को या विलेज फंक्शनरीज को, सर्वेंट्स को या
सर्विस प्रोवाइडर्स को दिया जाता था इन रिटर्न फॉर देयर सर्विसेज, इसको कहते थे बलूता, बलूता, और यहीं से नाम आया है बलूतेदार। तो आप देखोगे दे वर नॉट एम्प्लॉयड बाय इंडिविजुअल पेजेंट फैमिलीज, रेदर दे वर प्रोवाइडिंग सर्विस टू द एंटायर विलेज कम्युनिटी। तो आपका स्टेटमेंट सेकंड इनकरेक्ट है, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 3 सही है, यानी कि आपका आंसर हुआ सी। आप देखेंगे कि बलूतेदार में भी आपको दो कैटेगरीज देखने मिलती हैं, एक वतनदार बलूतेदार एंड दूसरे जो हैं वो है उपारी बलूतेदार। अब उपारी का मतलब ही होता है कॉन्ट्रैक्चुअल, कॉन्ट्रैक्चुअल, एंड वतनदार मींस आप यहां पे देखेंगे कि वतनदार बलूतेदार जो हैं ये वो आर्टिसनल फैमिलीज होती थी, है ना, सर्विस प्रोवाइडर्स की फैमिली होती थी जो कि परमानेंट बेसिस पे एक पर्टिकुलर विलेज कम्युनिटी को सर्विस प्रोवाइड किया करती थी, एंड इनको यहां पर हेरिडिटरीली जो शेयर है वो प्रोवाइड किया जाता था। सो देयर शेयर वाज फिक्स्ड ऑन अ हेरिडिटरी बेसिस। जब वतनदार बलूतेदार एब्सेंट हैं तब जो माइग्रेंट आर्टिशंस हैं, है ना, जो यहाँ पे माइग्रेट होकर के आए हुए हैं वो सर्विस प्रोवाइड किया करते थे, एंड आप यहाँ पे देखेंगे इनकी सर्विसेज टेम्पररी बेसिस पे ली जाती थी या कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे ली जाती थी इन दी एब्सेंस ऑफ द वतनदार बलूतेदार, या जब वतनदार बलूतेदार जो हैं वो बिजी होते थे, इंगेज्ड होते थे, तब ये जो माइग्रेटेड आर्टिशंस हैं या फंक्शनरीज हैं इनसे सर्विसेज ली जाती थी और इनको एग्रीकल्चर का एक शेयर जो है वो दिया जाता था एज अ कॉस्ट फॉर देयर सर्विसेज। ठीक है, चलिए, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। अगर आपको सेशन पसंद आया, डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, शेयर द वीडियो, डू लेट मी नो योर स्कोर इन द कमेंट सेक्शन एंड टाइप पार्ट 3 इफ यू आर इंटरेस्टेड। बाकी प्रीलिम्स क्रैश कोर्स बैच लाइव है, अगर आप ज्वाइन करने में इंटरेस्टेड हैं, यहाँ पे आपको टोल फ्री नंबर दिया गया है एंड sleepy.classes@gmail.com पर लिखकर भी आप हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।